गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूँ। इतिहास में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। चूँकि प्रथम अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपका शीर्षक दिया हड़प्पा सभ्यता। प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय को हम दो भाग करके पढ़ रहे हैं, भाग ओ और भाग बो। मैंने भाग ओ और भाग बो काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। पिछली क्लास में भाग ओ का प्रश्न उत्तर करा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग भाग बो का लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लघु प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। यह कोर्स बिहार बोर्ड वाले छात्रों के लिए है। वैसे बच्चे जो कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम 8 से बिहार बोर्ड से 2023 में देंगे उनके लिए है। आपके पांचों विषय का मात्र अभी तक 1500 रुपये फ़ी है। ये फ़ी प्यारे बच्चों 27 मार्च तक है। ठीक है। 27 मार्च तक आपका फ़ी 1500 रुपये लग रहे हैं। 27 मार्च के बाद निश्चित तौर पर आपका जो फ़ी है वो आपका फ़ी 2000 रुपये हो जाएगा। ये फ़ी पूरे साल भर का फ़ी है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। सभी विषय का लाइव क्लास चैप्टर वाइज लिया जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI क्वेश्चन को चिन्हित किया जाएगा तथा सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद निःशुल्क गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी आपका कराया जाएगा। कुल मिलाकर के कहें, अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक का मात्र आपको 1500 फ़ी लगेंगे। ये 1500 फ़ी 27 मार्च तक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। ठीक है। प्यारे बच्चों, इतिहास का जो आपका प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का PDF फाइल मैंने पूर्ण रूप से फ्री कर रखा है। ठीक है। अर्थात जो आपका पहला अध्याय आपका फ्री है। ठीक है। आप इस अध्याय में जान पाएंगे कि कौन सा प्रश्न MVVI है। जैसे मैंने आपको कहा कि MVVI VVI प्रश्न को बताएंगे। इस PDF में देखिए आपको MVVI, देखिए VVI यहाँ पर लगा हुआ, VVI क्वेश्चन फॉर 2023। इसी प्रकार रेड कलर में जो है MVVI क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड 2023 एग्जाम। MVVI का मतलब होता है कि यदि आप इतने प्रश्न में से, ठीक है, अर्थात एक से लेकर के, ठीक है, बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है, एक से लेकर के इतने प्रश्न में मत देखिए, मात्र आपका 3 ही क्वेश्चन MVVI है। ठीक है। तो जो कि रेड कलर में आपको लिखा हुआ, यदि आप सिर्फ MVVI को काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको निश्चित तौर पर 80% नंबर बिहार बोर्ड में आना ही आना है। 100% क्वेश्चन टकराएगा। पिछले बार भी काफ़ी अच्छे तरीके से टकराया था, इस बार भी काफ़ी अच्छे तरीके से टकराया था। सिर्फ इतिहास में प्रथम अध्याय मैंने फ्री किया है, बाकी किसी भी विषय में मैंने आपको फ्री नहीं किया। इसलिए मैंने फ्री किया ताकि आप वो सभी बच्चे देख पाएँ किस प्रकार का नोट्स है, किस प्रकार का मैं MVVI VVI चिन्हित करता हूँ। इसके बाद देखिएगा VVI भी आपको है मिल जाएगा। VVI का मतलब होता है यदि आप कर लीजिएगा तो मिनिमम आपको 85% नंबर आपको चले आएंगे। ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें अवश्य रूप से कॉल करिए। हमारा नंबर है 70 150 45 52। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग इतिहास का जो हमारा प्रथम अध्याय है जिसका शीर्षक है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का भाग वो का हम लोग क्या करेंगे, लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। लघु प्रश्न उत्तर में जो प्यारे बच्चों आपका जो पहला प्रश्न निकल करके आता है, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। प्यारे बच्चों, लेक्चर की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोज पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले के, ठीक है,
हड़प्पा नामक क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों हड़प्पा नामक क्षेत्र में हुआ था, यानी एक जगह था जिसका नाम था हड़प्पा। इस जगह पर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में क्या किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था। इसलिए इतिहास का नियम है, यदि कोई सभ्यता का खोज हुआ हो, मान के चलो ये सभ्यता का खोज हुआ, ठीक है, अब इस सभ्यता का क्या नाम है इसका तो हमें तो नहीं पता है, तो नामकरण में यदि दिक्कत होता है तो इतिहास का नियम है जिस सभ्यता का खोज जिस जगह पर हुआ है उसी जगह के नाम से उस सभ्यता को कहा जाएगा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हड़प्पा में हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में आपको किया था। ठीक है, मैंने लेक्चर की क्लास में भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। इसलिए अब इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों वह होता है उत्तर लिखना। अच्छे से लिखिएगा तो अच्छे अंक आपको मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छे से नहीं लिखिएगा अच्छे अंक आपको नहीं मिलेगा, अच्छे से लिखिएगा तभी 2 में 2 मिलेंगे, अदरवाइज आपको 2 में 1 नंबर ही आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था, अर्थात खुदाई करवाया था। ठीक है, उत्खनन करवाया और नगरीय सभ्यता को प्रकाश में लाया। ठीक है, अर्थात खुदाई करने के दरमियान एक नगर मिला था, इसलिए नगरीय सभ्यता को प्रकाश में लाया। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझने में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मैंने समझा दिया, कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो प्यारे बच्चों जो दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, विस्तार के संदर्भ में मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेडोर, ठीक है, सुतका गेडोर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के आलमगीरपुर तक आपको 1600 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना? तो प्यारे बच्चों 1600 किलोमीटर। और आपको कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर के मांडा से लेकर के महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक यह कितना क्षेत्र में फैला है? तो प्यारे बच्चों यह आपको 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 1100 वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ हूँ। ठीक है, 1400 आपको नवीनतम डाटा है। ठीक है, चूँकि यह पुराना डाटा था जो, इसलिए मैंने एसपीपीडी बुक के भी अनुसार यही है, इसलिए मैंने पुराना डाटा को ही मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको दिखने को नहीं मिलेगा। मैंने ये चौहद्दी आपको याद करके रखना है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था, जो कि निश्चित ही एक क्या था, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से 12 गुना आपको बड़ा था। इस सभ्यता को देखने पर आपको ऐसा लगता था कि जैसे यह सभ्यता किस प्रकार का था? तो प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में भी फैला हुआ था, मैंने आपको ये भी बोला था। वो 3 देश था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। मैंने आपको ये भी बोला था कि भारत के यह उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में यह विकसित हुआ था यह सभ्यता। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने आप सभी को समझाया था, इसलिए इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है मैं आपको यह बताने के लिए जा रहा हूँ। तो उत्तर आप लोग लिखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ। कहाँ हुआ? तो प्यारे बच्चों उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का अलग अलग कथन है। क्या है? तो प्यारे बच्चों अलग अलग कथन है, या यूं कहिए कि अलग अलग मत हैं। ठीक है, जिनमें रंगनाथ महोदय का संतोषजनक प्रमाण मिलता है। मैंने आपको लेक्चर की क्लास में ये भी मैंने बोला था कि 12,99,000 जो 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है प्यारे बच्चों, वो किन के अनुसार है? वह आपको रंगनाथ महोदय के अनुसार है। ठीक है, तो रंगनाथ राव महोदय का संतोषजनक प्रमाण मिलता है। ठीक है, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर,
ठीक है, 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक? तो प्यारे पूरब से पश्चिम, मतलब सुतका गेडोर से लेकर के मेरठ के आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, अर्थात कश्मीर के मांडा से लेकर के दाइमाबाद तक 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर से कश्मीर के मांडा जिला से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने, अर्थात नर्मदा के मुहाने तक, यहाँ के ये आपका मुहाने तक आपको 1100 किलोमीटर, जबकि दाइमाबाद तक जो आपको चल जाता है 1400 किलोमीटर आपको हो जाता है। ठीक है, मुहाने तक। और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान के तट से उत्तर पूरब मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। तो प्यारे बच्चों कैसा है? आपको त्रिभुजाकार है। ठीक है, यह लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था, जो निश्चित ही प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। किससे बड़ा था? तो प्यारे बच्चों मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मिस्र और मेसोपोटामिया का क्षेत्रफल को हम यदि जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी दोनों के क्षेत्रफल को यदि हम जोड़ देते हैं तो दोनों के क्षेत्रफल से यह सभ्यता 12 गुना बड़ा था। कितना गुना बड़ा था? तो प्यारे बच्चों 12 गुना आपको बड़ा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह आपको हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। आशा करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। ठीक है, यदि इसमें कोई डाउट है कि नहीं सर आप लेक्चर में 1400 बोले, इसमें 1100 लिखे, तो प्यारे बच्चों 1400 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1400 आप लिख दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल आप दाइमाबाद तक कर आप दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ तक क्या था, नर्मदा के मुहाने तक है, तो इसमें आपको बस यह कर देना है कि क्या कर देना है, तो महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक आपको फैला हुआ था, बस हो गया। ठीक है ना, क्योंकि देखिए समय समय पर हड़प्पा सभ्यता का खोज होते जा रहा है, इसका जो फैलाव है फैलाव आपको बढ़ते जा रहा है। ठीक है, समझ गए? जैसे जैसे खोज हो रहा है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल और भी बड़ा होते चला जा रहा है। ठीक है ना, चलिए तीसरा आपका जो प्रश्न प्यारे बच्चों निकल करके आता है, तीसरा आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? ठीक है, अब देखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, किताब में आपने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अब शहरी सभ्यता को ही हम लोग नगरीय सभ्यता बोलते हैं, तो आप हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता बोलिए, किसी भी प्रकार से प्यारे बच्चों यदि आपका प्रश्न रहता है तो समझ जाइए कि आपको यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ तो खुदाई में क्या दिखा? तो खुदाई में यह दिखा, जो प्यारे बच्चों जो नगर होता था, हर नगर में, ठीक है, सीधी सीधी सड़कें हुआ करती थी, और जब सड़कें आपस में मिलती थी तो समकोण बनाते थी। सड़कों के किनारे नाली बना हुआ था, नाली को पत्थर अथवा शिलाओं से ढक दिया जाता था। जो भी घर थे, घर एक मंजिला, दुई मंजिला तथा कहीं कहीं बहुमंजिला भी दिखा, अर्थात 3 महल का भी दिखा था, जैसे लोथल में। सभी घर में स्नानागार होते थे, अन्नागार होते थे, रसोई होता था, शयन कक्ष होता था, शयन कक्ष में रोशनदानी होता था, अर्थात खिड़की ना होता था। ठीक है, नालियों को, सड़कों को समय समय पर साफ किया जाता था। ठीक है, पूरे नगर को 4 दीवार से घेर दिया जाता था, और जब भी नगर बनाया जाता था तो योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। नगर में जो व्यापार होता था, व्यापार काफ़ी उच्च कोटि का था। नगर में काफ़ी ज़्यादा उद्योग धंधे भी थे, जैसे सूती वस्त्र के उद्योग थे, मोहरे का उद्योग थे, मनके का उद्योग थे। तो इन सभी को देख करके हम कह सकते हैं कि जितना चीज़ आज का वर्तमान नगर में होता है उतना ही चीज़ हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर में पाएं, अर्थात हम इनको देख करके हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको उत्तर जो है, उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो उत्तर आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार से लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता शहरी या नवीन या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक सुनिश्चित नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन मतलब उस समय का प्राचीन विश्व में कहीं नहीं थी। यानी कि तत्कालीन उस समय जो भी आपको मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में जो भी प्राप्त हुआ था, जैसे लोथल में, वो उस समय पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा जहाँ हड़प्पा सभ्यता में था। ठीक है, हड़प्पा स्थल पर मिले सड़कों, गलियों, आवासीय भवन, स्नानागार, अन्नागार
इत्यादि के अवशेष में एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। किसकी ओर इशारा करती है? तो प्यारे बच्चों आधुनिक नगर की ओर, यानी आज के नगर की ओर। आज के नगर में जितना चीज़ मिलता है उतना भी चीज़ आपको हड़प्पा सभ्यता में था। यहाँ तक कि मैंने आपको बता दिया था कि आज के नगर से हड़प्पा सभ्यता के नगर काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे सभी नगर के नालियों को शिलाओं से, पत्थरों से, ठीक है, ढक दिया जाता था। जबकि आज के नगर को देखिएगा कि सभी नगर के नाली को ढका नहीं गया है, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्वच्छता के प्रति काफ़ी आपको जागरूक थे, ठीक है। हड़प्पा स्थल पर पूरा नगर एक 4 दीवारी से घिरे हुए थे, ठीक है, और पूरा शहर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था, यानी कि जो भी नगर बनता था वो सुनिश्चित योजना के आधार पर आपको बनता था। अतः इनके कारण हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को सड़क, गलियां, आवासीय भवन, स्नानागार, अन्नागार को काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया था। अब आप कहिएगा कि सर अन्नागार क्या होता है, स्नानागार क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग पुरानी वीडियो देखें, ठीक है। पुरानी नहीं, मतलब कि पिछले क्लास में जो मैंने लेक्चर का जो क्लास लिया था उस लेक्चर के क्लास वाली वीडियो आप देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न आपका हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका जो चौथा आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। प्यारे बच्चों मैंने सड़क व्यवस्था को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को बताया था कि नहीं बताया था ना, ठीक है। मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्यारे बच्चों जो सड़क होता था, सड़क कैसा होता था? तो प्यारे बच्चों जो भी सड़क होता था, सड़क आपको सीधा सीधा होता था। थोड़ा सा इसको मैं मिटा लेता हूँ, मिटा करके मैं थोड़ा सा काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रेड कलर में लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क होता था, सड़क काफ़ी सीधा होता था। अब जब सीधा जब मिलता था तो प्यारे बच्चों वो क्या बनाता था? वो आपको समकोण बनाता था, ठीक है, समकोण बनाता था। जैसे अब ये विड्थ होगा 360 का, तो 1 2 3 4 से भागा देंगे तो सब 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अर्थात सड़कें जब आपस में बनती थी तो समकोण बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था, जो अधिकतम जो चौड़ा जो सड़क था, यानी चौड़ाई, अधिकतम चौड़ाई इसका था 9.15 मीटर। कितना? तो 9.15 मीटर ये सड़कें क्या थी? तो प्यारे बच्चों चौड़ी थी, इसलिए इतिहासकारों ने इसे राजपथ कहा। क्या कहा था? राजपथ कहा था। और उसके बाद जो अन्य सड़कें होती थी प्यारे बच्चों, अन्य सड़कें का जो चौड़ाई होता था वह आपको लगभग 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर के बीच तक अन्य सड़कें थी, जिसमें आपको गली भी आता था, मध्यम सड़क भी आपको आता था, ठीक है। और जो गलियां जो होती थी, खास करके गलियां 4 फीट आपको चौड़ी होती थी, ठीक है। सड़कों को समय समय पर आपको साफ किया जाता था, ठीक है। सीधी सड़क होने के कारण जो है सड़कें हवा के हल्के झोंके से स्वतः साफ हो जाया करती थी। सड़कें जो प्यारे बच्चों होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी और कहीं कहीं ईंटों की बनी होती थी। ईंट में पक्की ईंट बना होता था, लेकिन पक्की ईंट को धूप में सुखा करके आपको बनाया जाता था, ठीक है। तो पक्की ईंट का तात्पर्य है कि धूप में पका हुआ पक्की ईंट, ये नहीं आग पर पका हुआ वाला आपको नहीं था, ठीक है ना। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों किस प्रकार से लिखना है? कुछ इस प्रकार से लिखना है, हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की प्रमुख सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे इतिहासकारों ने राजपथ कहा, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा, ठीक है। पुरातत्वविद क्या होता है मैंने आपको ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस सभ्यता की अन्य सड़कों की चौड़ाई 3.66 मीटर से 2.75 मीटर तक थी। अर्थात यानी कि अब सब जो भी गली था तो एक समान आपको होता नहीं है, कोई गली 2 मीटर का, कोई गली 2.25 मीटर का, कोई 2.5 मीटर का, कोई लगभग 4 मीटर का, इस प्रकार से 3.66 मीटर से लेकर के 2.75 मीटर तक की थी, ठीक है। गलियां 4 फीट तक चौड़ी हुआ करती थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार इत्यादि खंडों में विभाजित करती थी। अब देखिए सड़कें सीधी होने के कारण जब भी मिलती थी तो वर्गाकार नगर को क्या कर देती थी? तो विभाजित कर देती थी, ठीक है। सड़कें मिट्टी एवं ईंट की बनी हुई थी। इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों यह आपका हो गया सड़क प्रणाली या सड़क व्यवस्था का। ये आपके एग्जाम में यदि पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सड़क प्रणाली पर प्रकाश डाले या सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले, तो समझ जाइए आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका यही क्वेश्चन है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन, इसलिए प्यारे बच्चों अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पे। हमारा जो 5वां प्रश्न निकल कर के आता है प्यारे बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। यह क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन हो गया? VVI क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के लिए। ठीक है, एक बार और घेर देते हैं, VVI क्वेश्चन फॉर 2023 एग्जाम। ठीक है, जो भी बच्चे चिन्हित करना चाहते हैं इन्हें कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता का जल निकास प्रणाली के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था। मैंने आपको कहा था कि जो नाली बनता था वो सड़क के किनारे बनता था। नाली को पत्थर या शिलाओं से ढक दिया जाता था, यानी सभी नाली ढके होती थी। नाली जो होता था मुख्य 3 प्रकार का होता था। एक छोटी नाली, जो घरों का जो गंदा पानी होता था, घरों का गंदा पानी छोटी नाली के माध्यम से मेंझली नाली में जाती थी, और मेंझली नाली का पानी जो है, यानी पूरा नगर में मेंझली नाली होता था और मेंझली नाली का पानी बड़ा नाली में गिरता था, और बड़ा नाली में से गंदा पानी होते हुए नगर के बाहर निकल जाते थे। ठीक है, नालियों को समय समय पर साफ किया जाता था। ऐसा बात नहीं है कि एक बार नाली आपको बना दिया तो उसका साफ नहीं किया जाता था, बल्कि समय समय पर साफ किया जाता था। ठीक है, जितने भी घर होते थे, घर में जो भी आंगन है या वहाँ स्नानागार है, कुआं है, घरों का जो गंदा पानी होता था, गंदा पानी छोटी नाली में, छोटी नाली का पानी मध्यम नाली में, मध्यम नाली का पानी बड़ी नाली में गिरते हुए सभी जो पानी गंदा पानी है वो नगर के बाहर आपको निष्कासन कर दिया जाता था। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जल निकास आपको प्रणाली था। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखना है, कुछ इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों लिखना है। सिंधु सभ्यता के नगर एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। कौन सा प्रणाली थी? तो प्यारे बच्चों जल निकास प्रणाली थी। ठीक है, गंदे जल की, ठीक है, गंदे जल की निकासी के लिए सारे नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। यानी कि नालियों का क्या बिछा हुआ था? जाल बिछा हुआ था, यानी कि पूरे नगर में नाली ही नाली था। ठीक है, लगभग सभी नगरों में छोटे बड़े सभी घरों में आंगन तथा स्नानागार था। ठीक है, यानी जितने भी नगर था सभी नगर में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आंगन भी था, स्नानागार भी था। ठीक है, कालीबंगा में अधिकांश घरों में कुएं थे। घरों का गंदा पानी बहकर गली की नालियों में चला जाता था, फिर छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिलती थी जो अंत में विशाल नालों से जुड़ी होती थी। ठीक है, जो अंत में विशाल नालों से जुड़ी होती थी। सारे नगर का गंदा पानी इन नालों द्वारा नगर के बाहर लाया जाता था। नालियों को बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों की शिलाओं से ढक दिया जाता था ताकि गंदगी नहीं फैले, और समय समय पर इसकी सफाई पर भी ध्यान दिया जाता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न उत्तर में भी समझा दिया, लेक्चर के भी क्लास में मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों अब हम आते हैं छठे प्रश्न पे। आपका जो प्यारे बच्चों जो आपका छठा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों MVVI आपका क्वेश्चन है 2023 का। अर्थात यदि इस अध्याय से कोई प्रश्न यदि आएगा तो आपका ये क्वेश्चन देखिए फिक्स ही है, ये क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है। ठीक है, यानी कि 90% इस प्रश्न को बिहार बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए यह आपका MVVI क्वेश्चन हो गया। इस प्रश्न को घोड़ करके पी जाना है, मुंह पर जुबान पर होना चाहिए। ठीक है ना, मुंह पर जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक स्नानागार के विषय में। प्यारे बच्चों देखिए, यूं तो स्नानागार के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लेक्चर की क्लास में मैंने बताया था। मैंने आपको कहा था कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का यदि कोई अद्वितीय नमूना है, अद्वितीय नमूना का मतलब आश्चर्यजनक, वह क्या है? तो प्यारे बच्चों विशाल स्नानागार। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, या सार्वजनिक स्नानागार था। ठीक है,
अब जो सार्वजनिक स्नानागार था यह प्यारे बच्चों, यदि मैं इसका लंबाई चौड़ाई की मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था विशाल स्नानागार का जो लंबाई 39 फुट लंबा था, 23 फुट चौड़ा था और 8 फुट गहरा था। मैंने आपको बताया था 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट आपको गहरा था। विशाल स्नानागार था प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार का था। देखिए थोड़ा सा मैं आपको फोटो में यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मैंने नहीं दिया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब क्या, नहाने वाला जगह, ये हो गया नहाने वाला जगह, ठीक है। अब ये जो लंबा है, ये लंबा हो गया 39 फुट, ये चौड़ा हो गया 23 फुट और गहरा हो गया 8 फुट, ठीक है। अब देखिए स्नानागार में उतरने के लिए दोनों साइड सीढ़ी बना हुआ था, दोनों साइड क्या बना हुआ था, सीढ़ी, ताकि लोग उतर करके नहा सके। नहाने के बाद जो है आराम करने के लिए बगल में भवन बना हुआ था। इस भवन में लोग, महिलाएं कपड़ा बदलती थी, कपड़ा बदलने के लिए कक्ष भी बना हुआ था। स्नानागार में पानी भरने के लिए बगल में कुआं था, कुएं से निरंतर पानी आपको स्नानागार में भरा जाता था, तथा नहाने के बाद जब पानी गंदा हो जाता था तो गंदा पानी का निष्कासन के लिए बगल में नाली भी बना हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों विशाल आपको स्नानागार था, ठीक है। हालांकि लेक्चर की क्लास में मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था, इसलिए ज़्यादा ना समझाते हुए डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो उत्तर आपको प्यारे बच्चों किस प्रकार से लिखना है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक, ठीक है, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना था। कौन सा नमूना था, तो प्यारे बच्चों अद्वितीय मतलब आश्चर्यजनक था। जैसे भारत का आश्चर्यजनक है ना ताजमहल, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्यजनक क्या था, तो विशाल स्नानागार। अब इसको विशाल स्नानागार बोलिए या सार्वजनिक स्नानागार बोलिए, बात आपको बराबर है, ठीक है। यह स्नानागार एक चबूतरा पर बना था। किस पर बना था, तो प्यारे बच्चों एक चबूतरा, ठीक है, जो कि ईटा का आपको चबूतरा था, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए जहाँ कल होता है, कल पे देखिएगा एक चबूतरा बना होता है, जब हम लोग प्लास्टर करते हैं उस प्रकार का ये चबूतरा हो गया, ठीक है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ है, बगल में एक कुआं है, ताकि स्नानागार में निरंतर पानी उपलब्ध रहे। स्नानागार के ऊपर एक कमरा बना है जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग आपको किया जाता था, ठीक है। स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नानागार के लिए किया जाता था। इस पॉइंट को मैंने लेक्चर के क्लास में मैंने बताया था। कोई विशेष रहा होगा इसलिए मान के चलिए कितना बड़ा बनाया गया होगा। जैसे हमारे भारत में देखिएगा कुंभ मेला एक विशेष समय पर ही लोग करोड़ों ये लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार विशाल स्नानागार में एक विशेष समय पर लोग इकट्ठे होकर के नहाया करते होंगे, ठीक है ना। इतिहासकार मार्शल ने तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया। इतिहासकार जो मार्शल है प्यारे बच्चों, उन्होंने इस विशाल स्नानागार अर्थात सार्वजनिक स्नानागार को देख करके क्या कहा कि यह उस समय का क्या रहा होगा, तो आश्चर्यजनक निर्माण रहा होगा, अर्थात अद्वितीय नमूना रहा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 6 लघु प्रश्न आपका हो चुके हैं, इसलिए अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पे। आपका जो प्यारे बच्चों जो आपका 7वां जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न आपका ये भी आपको एमबीबीए प्रश्न ही है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको प्यारे बच्चों एमबीबीए प्रश्न है। प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग क्यों कहते हैं। एमबीबीए क्वेश्चन है, घोड़ के पी जाइएगा, रट जाइएगा। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया था कि हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग की संस्कृति या कांस्य युगीन सभ्यता, बात बराबर है। मैंने आप सभी को बताया था कि हड़प्पा वासी को लोहा धातु का ज्ञान आपको नहीं था, ठीक है। लोहा धातु को ज्ञान नहीं था, बल्कि उसको सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का था, ठीक है, टीना का था। तो हड़प्पा वासी क्या करते थे, तांबा और टीना धातु को पिघला करके मिला करके एक नया धातु तैयार करते थे, और वो धातु आपको था कांसा, ठीक है। अर्थात ये हो गया तांबा, ये हो गया टीना, दोनों को पिघला करके मिला देंगे, मिलाने के बाद जब ठंडा कर देंगे तो ये नया पदार्थ कांसा बन जाएगा, ठीक है। चूंकि लोहा को तो ज्ञान था नहीं, ये कांसा का था, तो इसलिए हड़प्पा वासी अपने आवश्यकता का हर वस्तु, जैसे लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र कांसा का बनाता था, खाना वाना बनाने के लिए बर्तन कांसा का बनाता था, कृषि सामग्री जो भी वस्तु होता है वो भी कांसा का बनाता था,
चादर भी जो था वो भी कांसा का बनाता था, ठीक है। अर्थात जितना भी वस्तु होता था, चाहे मूर्ति हो, बर्तन हो, खिलौने हो, मोहर हो, ज़्यादातर ये सभी कांसा का ही बनाता था। कांसा का प्रयोग इतना हुआ कि कहा जाता है कि इनके विकास में सर्वाधिक कांसा का ही योगदान था। यदि कांसा नहीं होता तो ये लोग इतना विकास नहीं कर पाते। इसलिए इतिहासकार ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? तो प्यारे बच्चों कांस्य युगीन आपको सभ्यता थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, मैंने लेक्चर के भी क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया था, इसलिए उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा के अवशेषों में कांसों का बना हुआ एक इक्का मिलता था, ठीक है, जिससे इस युग में इक्के का प्रयोग होता था। कांसे का प्रयोग मानव जीवन में पशु मूर्तियां, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन एवं कृषि संबंधी अनेक प्रकार के सामग्रियां बनाई जाती थी, ठीक है। ये लोग धातु पीट कर चादर बनाने की कला से परिचित थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे। क्योंकि कांसे की सहायता से ही हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच सके, उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया। किसकी मदद से? तो प्यारे बच्चों कांसे की मदद से। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो प्यारे बच्चों कांस्य युग की आपको सभ्यता थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको 7वां प्रश्न आपका हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं 8वें प्रश्न पे। हमारा जो 8वां प्रश्न है ये नॉर्मल प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कई नगर के बारे में मैं बताया, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा, बहुत सारे नगर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको बस इजी प्रश्न है, आपको लिख देना है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में कुछ डील कर देना है। यह नगर पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में लाहौर से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित था। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की, मैंने आपको बताया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक विशाल स्नानागार मिला, ठीक है, मैंने आपको भी बताया, ऊपर ही मैंने बताया। नेक्स्ट है लोथल। पुरातत्वविदों ने यहाँ से आभूषण, मुद्राएं तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए। इसकी खोज 1957 ईस्वी में SR राव ने की, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चौथा है कालीबंगा। यह नगर राजस्थान में स्थित है। यहाँ से उत्खनन में तांबे के औजार, चूड़ियाँ तथा खिलौने प्राप्त हुए। इसकी खोज 1953 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने किया। इनके अलावा और भी नगर थे, जैसे धोलावीरा आपका हो गया, रोपड़ हो गया, चनहुंद्रो हो गया। चूंकि 4 ही बोला इसलिए मैंने 4 आपको दे दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका 8वां प्रश्न हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं 9वें प्रश्न पे। आपका जो 9वां प्रश्न है C37 अर्थात सेमेट्री 37, ठीक है, या समाधि R37 से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये एक प्रकार का कब्रिस्तान था। क्या था? तो प्यारे बच्चों आपको कब्रिस्तान था। मैंने आपको ये आपको बताया था कि सिंधु घाटी का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जहाँ जो कंकाल मिला था ना उसी के बगल में एक कब्रिस्तान था। इतिहासकारों ने उसी को C37 आपको कहा, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 नाम, ठीक है, दिया गया है। यहाँ पर प्रारंभ में माधव स्वरूप वत्स अर्थात माधव स्वरूप वत्स सबसे पहले उत्खनन करवाया और सन 1946 ईस्वी में हीलर ने उत्खनन आपको करवाया था, ठीक है। 9वां प्रश्न हो चुका है। अब हम आते हैं 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न फिक्स है। ये 10वां प्रश्न जो प्यारे बच्चों जो प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पतन, यह प्रश्न फिक्स है, चाहे लघु में आए या दीर्घ में आए। इस प्रश्न को 2023 के एग्जाम में आना है। ब्रह्मा जी भी नहीं काटेंगे। आप अपने कॉपी में लिख लो कि मुकेश सर ने कहा है हड़प्पा सभ्यता का पतन बिहार बोर्ड के 2023 के एग्जाम में आना है। इस प्रश्न को कोई काट नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते हैं।
इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, ठीक है, इस प्रश्न को सबसे पहले घोड़ करके पी जाना है। कैसे पीना है? तो घोड़ करके पी जाना है। ये प्रश्न लघु और दीर्घ कॉमन करके मैंने दिया, ठीक है। ये एक प्रकार का दीर्घ में भी है, लघु में भी है। आपको लघु में कैसे लिखना है, दीर्घ में कैसे लिखना है, मैं ये आपको काफी अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सर्वप्रथम आता है, आपके यदि एग्जाम में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारणों का वर्णन करें, या रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, या रहेगा हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कुछ भी रहे, पतन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन रहे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन रहे, पतन का मतलब होता है अंत, या अंत रहे, तो समझ जाइए यही आपका प्रश्न है। मैंने इसे काफी अच्छे तरीके से आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अर्थात संतोषजनक प्रमाण नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं जो क्या है, जो आपको संतोषजनक है, ठीक है, जो इस प्रकार है, जैसे बाढ़, महामारी, वायु आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक एक करके काफ़ी अच्छे से समझाया था कि बाढ़ से कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, महामारी से कैसे हुआ, बाहरी आक्रमण से कैसे हुआ, जलवायु परिवर्तन से आपको कैसे हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि लघु में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो 4 पॉइंट लिख करके बस छोड़ देना। ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लघु हो जाएगा। यदि दीर्घ पूछेगा, इसी 4 पॉइंट को डील कर दीजिए, आपका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। डील कर देना है, जैसे यहाँ देखिए, डील मैंने किया ना, डील कर दिया तो दीर्घ हो गया, समझ गए। लघु पूछेगा तो 4 पॉइंट लिख के छोड़ देना, दीर्घ पूछेगा तो चारों को आपको डील कर देना है, समझ गए। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं काटेंगे, ठीक है। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है, अर्थात भिन्न भिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत है, ठीक है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है, बल्कि अलग अलग है, ठीक है, यानी अलग अलग मत है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा, ठीक है, निम्न कारणों से हुआ होगा, जो इस प्रकार है। पहला कारण है, लघु में रहेगा, इस प्रकार लिख करके लिख दीजिएगा, पहला बाढ़, दूसरा महामारी, तीसरा वायु आक्रमण, चौथा जलवायु परिवर्तन। दीर्घ रहेगा, लिख करके डील कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला कारण बाढ़, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से आपको हुआ था, काफी अच्छे तरीके से मैंने बताया था। मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जितना भी आपको शहर था, सभी का सभी जो शहर था, नगर था, नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी, जिससे प्रत्येक वर्ष क्षति होती थी, इसलिए उस क्षति से इतना न ज़्यादा नुकसान हुआ कि लोग मजबूरी में उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर आपको चले गए होंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखना है, बाढ़ को कुछ इस प्रकार से डील करना है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे, जिसमें प्रति वर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ से प्रति वर्ष क्षति होती थी, इसलिए वे मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है महामारी। महामारी में भी मैंने बोला था कि हड़प्पा वासी में पाया गया कि वहाँ मलेरिया नामक बीमारी फैला हुआ था, जिस कारण वह जो मलेरिया जो बीमारी जो था वो उस समय लाइलाज बीमारी था। तो लाइलाज बीमारी के कारण जो है लोग मर गए होंगे, क्योंकि मलेरिया जो बीमारी होती है, यह बीमारी छुआछूत की बीमारी होती है, एक को हो गया 100 में बट जाएगा, कोरोना की तरह होती है। इसलिए बहुत लोग मलेरिया से मर गए होंगे, और जो लोग बच गए होंगे वो हड़प्पा सभ्यता को छोड़ करके ऐसे जगह पर चले गए होंगे जहां मलेरिया नाम का बीमारी आपको नहीं होगा, ठीक है। और ये जो बीमारी जो पाया गया मलेरिया, वह मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो में जो नर कंकाल जब प्राप्त हुआ था, जब उसी कंकाल का जब जांच हुआ था, उसी में मलेरिया नामक बीमारी पता चला था, ठीक है। तो आपको महामारी को प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से डील करना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का परीक्षण के पश्चात, ठीक है, यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा निवासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए होंगे। इस बीमारी के कारण ही उनके जीवन का अंत हो गया होगा, जिसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा, ठीक है।
तीसरा है वाह्य आक्रमण। वाह्य आक्रमण को ही हम लोग बाहरी आक्रमण भी बोलते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता धनी सभ्यता था, समृद्ध सभ्यता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को प्यारे बच्चों हर कोई लूटना चाहता था। इसलिए समय समय पर हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण होते ही थे, और एक समय में आक्रमण हुआ होगा, हड़प्पावासी हार गए होंगे, सभी लोगों को मार दिया गया होगा, और शेष लोग अपने प्राण की रक्षा के खातिर हड़प्पा सभ्यता को छोड़ करके भाग गया होगा। इस कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। ठीक है, तो वाह्य आक्रमण में कुछ इस प्रकार से लिखना है। पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासियों पर बाहरी आक्रमण हुए होंगे, वहां के लोगों की हत्या कर दी गई होगी, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। ठीक है, चौथा आपको प्यारे बच्चों पॉइंट आता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होती थी और घने जंगल भी थे। बाद में जंगलों को काटा गया होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, नदियां सूख गई होगी, जिससे इस नगर का पतन हो गया होगा। ठीक है, पतन हो गया होगा। ठीक है, और मन है तो पढ़ा अगर आप चेंज करके आप लोग लिख सकते हैं कि उपर्युक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। यदि और अच्छे से लिखना है तो पढ़ा अगर आप चेंज करके ये लाइन जोड़ दीजिएगा। उपर्युक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं, उपर्युक्त मतलब ऊपर दिए गए हुए कारण के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का इस प्रकार अंत हुआ होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका 10 प्रश्न हो चुका है, और भी प्रश्न 11, 12, 13 में 1, 2, 3, कोई बात नहीं, सराक मैं डील आपको कर ही देता हूँ। स्पीड में थोड़ा मैं डील कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय आपका हो गया है। अंग्रेजी का भी क्लास है। 11वां आपका प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित ये सिंचाई साधनों का वर्णन करें। मैंने सिंचाई साधन मैंने बताया, सिंचाई साधन मैंने 2 प्रकार का बताया, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक के अंतर्गत मैंने बताया था कि नदियों के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से प्राकृतिक कृषि होता था, जबकि कृत्रिम के माध्यम से क्या क्या होगा, तो कृत्रिम के माध्यम से नहरों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से आपको होता था। चूंकि आपको पूछा गया हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई, तो ऑटोमेटिक यह व्यवस्थित हो जो आपको हो गया कृत्रिम, तो कृत्रिम के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, मैंने इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया था, इसलिए उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के साधन में नहरें, कुएं और जल संग्रह का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा में सिंचाई के लिए कुएं का ही एक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था, जिससे फसलों का समुचित विकास होता था। ठीक है, ये भी आपको भिविया क्वेश्चन है, घोर करके पी जाना है। एम भिविया घोर करके पी जाना है। एम भिविया उसके लिए है जो बच्चे कमजोर है, याद नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन भिविया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले क्या किया जाता था, तो 2 प्रकार का नगर बनाया जाता, यानी 2 स्तरीय था। एक ऊपरी सतह में था, एक निचली सतह में था। ऊपरी सतह में दुर्ग स्थित होता था, जबकि निचली सतह में दुर्ग नहीं होता था। ऊपरी सतह में अभिजात वर्ग के लोग होते थे, अभिजात मतलब अमीर वर्ग के लोग होते थे, जैसे बड़े बड़े व्यापारी होते थे, जमींदार होते थे, शासक वर्ग आपको रहा करते थे। जबकि निचले शहर में आपको कौन होते थे, मजदूर, ठीक है, निम्न वर्ग के लोग होते थे, नौकर होते थे, सेवक होते थे, शिल्पकार होते थे, कामगार होते थे, इस प्रकार के होते थे। और नगरों को क्या किया जाता था, तो 4 दीवारी से घेर दिया जाता था। अब सभी नगर में स्नानागार होता था, अन्नागार होता था, ठीक है, सड़क होता था, नालियाँ आपको बना होता था। तो इस प्रकार कैसे आपको लिखना है, डायरेक्टली मैं आपको उत्तर पढ़ाता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। क्योंकि जो भी भवन होता था 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला होता था। भवन ईंटों का बना होता था, कहीं भी पत्थर का प्रयोग भवन में आपको नहीं किया जाता था। सभी भवन में शयन कक्ष होता था, रसोई घर होता था, अन्नागार होता था, स्नानागार होता था, इस प्रकार से होता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने हुए थे, मैंने आपको बताया था। नगरों का अपना अपना दुर्ग होता था, मैंने आपको ये भी बताया था कि दुर्ग क्या होता है। ठीक है, पुरानी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था तथा इसमें बड़े पैमाने पर पकाए गए ईंटों का प्रयोग किया जाता था।
खुदाई में प्राप्त नगर निर्माण योजना की विशेषता कुछ इस प्रकार की थी, जैसे सड़कों का प्रबंध होता था, एकदम सीधा सीधा सड़क बनाया जाता था। नालियों का प्रबंध था, सीधा सीधा नाली बनाया जाता था, नाली को ढक दिया जाता था पत्थरों से, शिलाओं से। 2 स्तरीय नगर होता था, अभी मैंने बताया। सार्वजनिक स्नानागार होता था, अन्नागार होता था, इत्यादि। ठीक है, इसलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट आपका जो 13वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। आपके एग्जाम में हड़प्पा लिपि रहे, सिंधु लिपि रहे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि से आप क्या समझते हैं, या कहेगा हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी करें, या कहेगा सिंधु लिपि पर टिप्पणी करें, तो समझिए बात बराबर है। मैंने आपको कहा था कि हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं आपको लिखा है ना जाता था। हड़प्पा लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि था। कैसा लिपि था? भाव चित्रात्मक, अर्थात चित्र या चिन्हों के द्वारा क्या किया जाता था, तो चित्र और चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। जैसे चील कौवा बना देता था, पशु का चिन्ह बना देता था, उसके आधार पर इसका अक्षर हुआ करता था, जिस कारण इसके अक्षर को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। और जो सबसे बड़ा जो चिन्ह है, यानी कि अक्षर जो है, वो आपको धोलावीरा में आपको मिला था। तो इसको किस प्रकार से डील करना है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अक्षरों को चित्र अथवा चिन्हों के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, विद्वान इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक, चूंकि इसके चित्र के माध्यम से आपको किया जाता था, जो कि भावना को प्रकट करता था। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि धोलावीरा की है। ठीक है, सभ्यता में लिखावट के साक्ष्य काफी अधिक है, अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापक साक्षरता विद्यमान थी। अर्थात साक्षरता दर क्या था? विद्यमान था, यानी रहा होगा, यानी कि लोग शिक्षित रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अन्नागार। मैंने अन्नागार के बारे में काफी अच्छे तरीके के आपको बता दिया था कि अन्नागार जो था अन्न रखने का जगह होता है। कैसा होता था प्यारे बच्चों? अन्न रखने का जगह ऐसा होता कुछ, ये हो गया अन्नागार। ठीक है, जिसको कोठरी, देखिएगा गेहूं चावल वोल हम लोग भी रखते हैं, तो कोठरी आपका हो गया, इस प्रकार के अन्नागार हो गया। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में अन्न रखने के लिए अन्नागार बनाया जाता था। ठीक है, और जो सबसे जो बड़ा जो अन्नागार जो मिला था, वो आपको मोहनजोदड़ो में प्यारे बच्चों आपको मिला था। ठीक है, तो शॉर्टकट में हम लोग आते हैं अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार अत्यधिक महत्व है। इस अन्नागार में उत्पादन या कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज सुरक्षित रखा जाता था। मैंने आपको कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी कर लिया जाता था, वो मुद्रा नहीं लिया जाता था, बल्कि उत्पादन लिया जाता था। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया। ठीक है, अब इतना सारा ले गया तो इसको हम कहाँ रखेंगे? अन्नागार में ही रखेंगे, इसलिए अन्नागार आपको बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा एवं 22.800 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला। अर्थात ये अन्नागार मान के चलते हैं, इसका लंबाई कितना? 45.72 मीटर, और चौड़ाई कितना? चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया 22.800 मीटर चौड़ा आपको मिला। ठीक है, अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी तथा इसमें अन्न रखने की व्यवस्था निस्संदेह उच्च कोटि की थी, जिससे जो अन्न होता था, अन्न प्यारे बच्चों आपको खराब नहीं होता था। ठीक है, सी आपका पॉइंट है आवासीय भवन। आवासीय भवन डायरेक्टली हम लोग आते हैं। हड़प्पा वासियों ने सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने घरों का निर्माण किया था। उनके घर एक मंजिला, द्विमंजिला तथा कहीं कहीं बहुमंजिला बने थे। मैंने आपको बताया था घरों के निर्माण में पक्की ईंटों का व्यापक प्रयोग किया गया, मैंने आपको ये भी बताया था, लेकिन कहीं भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था, मैंने आपको ये भी बताया। प्रत्येक घर में रसोई, आंगन, स्नानागार, शौचालय आदि बने हुए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह हो गया आवासीय भवन। एक और यहाँ पर प्रश्न आपको आता है, जो कि मैंने ऐड आपको नहीं किया, वह प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में मृत संस्कार प्रणाली का वर्णन करें। तो यानी जो लोग जो मर जाते थे, मरने के बाद उसका संस्कार कैसे किया जाता था, यानी मृतक संस्कार कैसे होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार मुख्य रूप से 3 प्रकार का आपको होता था। लेक्चर की क्लास में मैंने आपको बताया था। एक होता था पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान, तीसरा दाह संस्कार। पूर्ण समाधान उस प्रकार का होता था जिस प्रकार से आज के आपको मुस्लिम में आपको किया जाता है, यानी जमीन के अंदर व्यक्ति को गाड़ करके, मतलब कि खुदाई करने के बाद जमीन के अंदर मृतक को लेटा दिया जाता था, कंघी रख करके मिट्टी से ढक दिया जाता था। ठीक है, आंशिक में क्या होता था कि लोगों का मानना था कि जो भी लोग आए हैं वो किसी दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए मृतक को
पेड़ पे ये पत्थर पर लेटा देते थे, जिससे चील कौवा आता था, पशु वशु आता था, नोच नाच करके मृतक को खा जाता था। शेष जो हड्डी गुड्डी जो आपको जो बचता था वो उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। तो इसे कहा जाता है आपको आंशिक समाधान। तीसरा जो था आपको दाह संस्कार। दाह संस्कार में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता था, आपको चिता पर जो है सबको जला दिया जाता था। जलाने के बाद जो कुछ बचता था उसको राख को क्या किया जाता था, तो कलश में से आपको नदी में बहा दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 संस्कार होता था, जिनमें से जो आपका जो पूर्ण समाधान है वो सबसे ज़्यादा होता था। ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर गाड़ देना। ठीक है, तो इसे मैं आपको जब दीर्घ प्रश्न उत्तर कराऊंगा तो इस प्रश्न को मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा मदद आपको मिला होगा, समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मात्र 1500 में पूरे साल आपको पढ़ाया जाएगा। यह 1527 मार्च तक ही है। ठीक है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस इस नंबर पे कॉल करें। हमारा नंबर है 70-150-45-52 और कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लास चैप्टर वाइज लिया जाएगा, नोट्स आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर में NVVI VVI चिन्हित किया जाएगा। अक्टूबर के अंत में कोर्स को समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन कराया जाएगा। गैस क्वेश्चन उसमें टकराने का 100% गारंटी लिया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।